हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अंतरा भाग 2 का 17वां अध्याय। 17वां अध्याय है आपका शेर पहचान चार हाथ साझा। ये जो पाठ है ये हमारे सामने प्रस्तुत किया है असगर वजाहत जी ने। ये चार छोटी छोटी कथाएं हैं, यानी कि लघु कथा। तो ये हमारे गद्य में ही आ रही है, लेकिन विधा क्या है, ये कथा यानी कहानी है, छोटी है इसलिए लघु कथा है। तो यहाँ पर इन चारों ही कहानियों के जरिए असगर वजाहत जी ने हमारे सामने बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं को रखा है। व्यंग के माध्यम से ही रखा है, लेकिन रखा है इन समस्याओं को समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक जो तरीके होते हैं। जैसे शेर के हाथ भी एक प्रतीकात्मक है, चार हाथ लगा दिए, वहां पर किस तरीके से काम को बढ़ाया जाए, मतलब किस तरीके से मजदूरों से ज्यादा काम लिया जा सके। तो मजदूरों को चार हाथ लगा दो, काम ज्यादा हो जाएगा। तो इसके चक्कर में कितने मजदूर मर गए, ये सब चीजें हैं। तो चलिए थोड़ी छोटी 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 कहानियां हम पढ़ते हैं और इनके मजे भी लेते हैं। तो ये व्यंग्यात्मक कहानियां हैं, पढ़ते हुए बहुत ही गंभीर बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो पहली जो हमारे पास कथा है वो है शेर। कथा का परिचय क्या है? शेर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक लघुकथा है। यानी प्रतीकात्मक यानी कि शेर को प्रतीक बनाकर व्यंग करते हुए एक कहानी प्रस्तुत की गई है। अब शेर किस चीज का प्रतीक है, किस तरह का व्यंग है, ये अभी हम कहानी पढ़ते समय आपको बताएंगे। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। जंगल के जानवर सामान्य जनता के प्रतीक हैं। मतलब शेर क्या है? व्यवस्था, सरकार होता है ना, जो व्यवस्था करती कौन करती है? सरकार करती है। तो शेर उसका प्रतीक है और जो बाकी जानवर हैं वो आम जनता है। शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी किसी लालच में समाते जा रहे हैं। व्यवस्था भी किसी ना किसी प्रकार सभी को अपने जाल में फंसा लेती है। अर्थात जो शेर के जितने जंगल हैं वो किसी ना किसी लालच में जा रहे हैं शेर के मुंह के अंदर। अब शेर तो खाने वाला भाई, वो तो किसी ना किसी लालच में सबको बुलाएगा, फांसेगा, खाएगा। उसी तरह के व्यवस्था भी है। अब व्यवस्था अगर लोगों को फांसेगी नहीं तो कमाएगी कैसे, कैसे उसका पोषण होगा? तो वही चीजें यहाँ शेर क्या बताई है? व्यवस्था को बताया गया है। कहानी शुरू करते हैं। क्या है? आदमी सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहां भी सत्ता का प्रतीक शेर विद्यमान है। सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के कारण शेर के मुख में समाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक कथा है वो एक व्यक्ति से है। व्यक्ति जो शहर है उसकी व्यवस्था, दिनचर्या, इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। तो वो शांति पाने के लिए कहाँ जाता है? जंगल जाता है। जंगल में क्या देखता है कि यहाँ तो शेर के मुंह में सारे जानवर अपने आप फंसते चले जा रहे हैं, उसको शिकार नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर शेर को क्या बताया है? वही व्यवस्था, जिस व्यवस्था से वो व्यक्ति शहर से भाग के जंगल आया है, वही व्यवस्था यहाँ शेर के रूप में उसे सामने दिखाई दे रही है। और जो वो खुद आम आदमी था वैसा ही आम यहाँ पर वो जानवरों को देख रहा है कि वो किस तरीके से फंसते चले जा रहे हैं शेर के जाल में। गधे को यह प्रलोभन दिया जाता है कि शेर के मुंह में घास का मैदान है। अब उसको क्या प्रलोभन देते हैं कि शेर के मुंह में घास का मैदान है, वहां अंदर जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी घास मिलेगी। तो वो बेचारा चुपचाप जो है शेर के मुंह में चला जाता है, उसका भोजन बन जाता है। तो उसको बेवकूफ बना दिया। इसी तरह व्यवस्थाएं, यानी सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं होती, बोलते हैं आपको ये अच्छा मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, भाई व्यक्ति ले लेता है। एक्चुअल में वो कुछ का कुछ निकल जाता है। होता है ना, कोई स्कीम दे दी उन्होंने कि आप ये स्कीम ले लो, स्कीम में आपको इतना फायदा होगा, ये सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। आप एक्चुअली लोभ में आके वो चीज ले लेते हो, फंस जाते हो, अपने पैसे फंसा देते हो, खुद भी फंस जाते हो, लेकिन एक्चुअल में वो सारी चीजें आपको नहीं मिलती। तो वही चीज यहाँ गधे के साथ हुआ। शेर ने बोला कि उसके मुंह में जो है घास का मैदान है, वो गया गधा, वो तो उसका भोजन बन गया, फंस गया, उसको वहां घास का मैदान थोड़ी ना मिला। अब आगे दूसरी क्या है? लोमड़ी को यह बताया गया कि वहां रोजगार का दफ्तर है। लोमड़ी कुछ कार्य करना चाहती थी, उसको बताया वहां पे बहुत सारा काम मिलेगा, जाओ उस ऑफिस में जाओ, अपना नाम लिखा दो, वहां तुमको कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। वो बेचारी वो भी मुंह में चली जाती है, वो भी फंस जाती है। तथा कुत्तों को यह कहा गया कि शेर के मुंह में प्रवेश करना ही निर्वाण का एकमात्र मार्ग है। निर्वाण मतलब ये जीवन मृत्यु से जो है तुम छुटकारा पा जाओगे।
कुत्ते अपने जीवन से बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनका जीवन इतना ज्यादा कष्टमय होता है, हर कोई धुतकारता है, मारता है, खाने को नहीं मिलता, यहाँ वहां पड़े रहते हैं। तो कुत्ते क्या चाहते हैं, इस जीवन मरण की से छुट्टी पा जाएं। तो उसको क्या बताता है कि शेर के मुंह में चले जाओ, तुम्हें वहां निर्वाण मिल जाएगा, मतलब तुम इस जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे, मतलब तुम अगर एक बार मर जाओगे तो तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होगा, तुम सीधे स्वर्ग में निवास करोगे। तो ये सभी प्रलोभन सबको अलग अलग तरीके से, जिसको जो चीज चाहिए उसको वही प्रलोभन दिया जाता है, उसको वही लालच दिया जाता है। लेखक सच्चाई का पता लगाने के लिए शेर के कार्यालय जाता है। अब सच्चाई क्या है, तो वो शेर के कार्यालय पहुंच जाता है, अर्थात व्यवस्था के कार्यालय पहुंच जाता है। जिस प्रकार सत्ता के पक्षधर सत्ता का गुणगान करते हैं, उसी प्रकार कार्यालय के कर्मचारी शेर की तरफदारी करते हैं। तो सत्ता के जो लोग होते हैं वो सत्ता की तरफदारी करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे। तो शेर के दफ्तर में क्या है, सब शेर की बड़ी तारीफ कर रहे थे। लेखक उनसे शेर के मुंह में रोजगार के दफ्तर होने की असलियत पूछने तथा उनसे सबूत मांगने से वो कहते हैं। अब लेखक बोलता है कि उसके मुंह में रोजगार का दफ्तर है, तो पहले मुझे बताओ कैसे है, और दूसरा इसका सबूत दो कि उसके मुंह में रोजगार का दफ्तर है। अब कि मानव जीवन के प्रमाण से अधिक विश्वास महत्वपूर्ण है। तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं कि मानव जीवन में विश्वास सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवन से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, विश्वास होता है। अगर आप किसी पे विश्वास करते हो तभी आपका जीवन कायम है, अगर आपने किसी पे विश्वास नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है, मानव जीवन किसी कार्य का नहीं। तो ये वक्तव्य इसलिए बोला कि भाई अगर तुम मानव हो तो हमारी बात पे विश्वास करो, अगर विश्वास नहीं करोगे तो तुम बेकार हो, तुम बेकार के मानव हो। तो ये बात देखिए कितनी घुमा फिराकर चीजें उनके सामने रखी गई। लेखक कहता है जितने भी ठग और मक्कार लोग होते हैं वे अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दे सकते क्योंकि वे झूठे होते हैं। अब लेखक भी बोलता है कि जो बेकार मक्कार होते हैं, झूठे होते हैं, वो बातों को घुमाएंगे, एकदम जलेबी की तरह, लच्छे की तरह घुमाएंगे, मगर अपनी बात का कोई सबूत नहीं दे पाते कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। कभी भी आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई व्यक्ति अगर आपसे झूठ बोल रहा है, आपने उस बात का अगर सबूत मांगा तो अगर वो झूठा है तो वो आपको एर घेर घुमा देगा, लेकिन अपनी बात का कोई सबूत नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर जो शेर के दफ्तर के जितने लोग थे उन्होंने वही काम किया, विश्वास के नाम पे लेखक को घुमा दिया मगर सबूत नहीं दे पाए कि शेर के मुंह में जो वो रोजगार का दफ्तर है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात कही। इसीलिए वे लोगों से बिना सबूत दिए केवल ऐसे ही विश्वास करने का आग्रह करते हैं, मतलब सबूत नहीं देते, सिर्फ ये बोलते हैं कि विश्वास करो, बात सही है कि वहां घास का मैदान है, कि वहां रोजगार का दफ्तर है, वहां निर्माण मिलेगा, तुम जाओ। सिर्फ विश्वास करने के ऊपर डिपेंड होता है। जब लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं तो वो उनके विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हैं। शेर के ऑफिस में कर्मचारी भी यही कर रहे थे, मतलब जब हम विश्वास करने लगते हैं तभी विश्वासघात होता है। विश्वास उतना करिए जितना आपको चोट ना पहुंचे, यानी कि जैसे ही आप ज्यादा विश्वास करोगे, थोड़ा विश्वास तो ठीक है, लेकिन जब आप पूर्ण रूप से करने लगते हो, जिसको हम अंधविश्वास का भी एक नाम देते हैं, तो उसी जगह से धोखा शुरू हो जाता है। तो यही चीज यहां पर किसके साथ हो रही थी, शेर के दफ्तर वाले जानवरों के साथ यही अंधविश्वास करवा रहे थे। शेर का मुंह तथा रोजगार के दफ्तर के बीच यह अंतर है कि शेर का मुंह तो मात्र एक छलावा है, रोजगार का दफ्तर रोजगार प्राप्ति का एक माध्यम है। तो मतलब शेर का मुंह तो छलावा है कि भाई उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन रोजगार का जो दफ्तर होता है वो भी एक फांसने का तरीका ही होता है। मतलब आपको क्या होता है, रोजगार के लिए आपको बुला लेगा, आपसे पैसे कर लेगा, मगर रोजगार देगा, वो चीज यहां पर दी गई है। शेर के मुंह में जाने से लोगों को धोखा मिलता है, जबकि रोजगार दफ्तर के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। अब क्या है, रोजगार के दफ्तर में क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, मगर शेर के मुंह में जाने से धोखा मिल रहा था। तो यहां पर इन्होंने बताया ना, लोमड़ी को दिया कि बोला रोजगार का दफ्तर है, तो वो सोची कि हम जाएंगे वहां हमें कुछ काम मिलेगा, लेकिन शेर के मुंह में उसे धोखा मिलता है। तो इन्हीं दो माध्यम से लेखक ने यहां समझाने की हमें कोशिश करी है कि रोजगार का जो दफ्तर होता है, एम्प्लॉयमेंट, आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है जहाँ पे आपको एम्प्लॉय किया जाता है, उसी को रोजगार दफ्तर बोलते हैं। तो वहाँ आप जाएंगे, अपना नाम देंगे, क्वालिफिकेशंस देंगे, डिग्री देंगे, सब कुछ आप बताएंगे, आपको उसी हिसाब से रोजगार में डाला जाता है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद लगती है कि हमें कुछ मिलेगा, और इसी उम्मीद से आप शेर के मुंह में जाते हो कि हमें वहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी, लेकिन आप दोनों ही जगह छलावे का शिकार हो जाते हो।
यहाँ इंतजार में, और यहाँ आप अपनी जान गंवा रहे हो, यानी कि शेर के मुंह में तो आपने अपनी जान गंवा दी। और रोजगार दफ्तर में आप सोच रहे हो हमें ऐसी नौकरी मिलेगी वैसी मिलेगी, लेकिन असलियत में जो नौकरी मिलती है वो आपकी सोच से कहीं उलट ही होती है। तो इस तरीके से शेर की एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक कहानी एक हमने यहाँ खत्म करी। अब दूसरी जो हमारी कहानी है वो है पहचान। क्या दिया है, पहले कथा परिचय देखेंगे। पहचान के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि राजा को अंधी, बहरी और गूंगी प्रजा पसंद होती है, जो बिना कुछ देखे, सुने और बोले राजा के आदेशों का पालन करती रहे। यह राजा के माध्यम से आप सरकार को ले लीजिए, मतलब जो भी वो नीति लाए वो आप जनता को बिना कुछ कहे समझे, कोई भी विरोध किए उसका पालन करना है। तो यहां पर उसी चीज को हमें बताया गया है। तो क्या है, राजा देश, शांति, उत्पादन, तरक्की का हवाला देते हुए आंखें, कान और मुंह बंद करने के आदेश देता है। मतलब देश में चाहता है शांति, तरक्की, ये सब हो, इसलिए आप सभी अपने आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद करके रखिए। मतलब आपको ना कुछ देखना है, ना कुछ बोलना है, ना विरोध करना है, कुछ नहीं करना है। जो मैं नीति ला रहा हूं वो समझिए कि हमारे देश की उन्नति के लिए है। परंतु वास्तव में उसका उद्देश्य था कि लोग राजा के निरंकुश एवं स्वार्थपूर्ण कार्यों को ना देख सके। यानी अगर जनता विरोध नहीं करेगी तो राजा तो निरंकुश बन गया, यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। तो यहां पर वो चाहता क्या था कि राजा निरंकुश बने रहे, वो जो कुछ भी लाए इसके लिए प्रजा किसी भी तरह का कोई विरोध ना करे। इसीलिए उसने ये बोला कि चुपचाप आप मेरी बात को सुनिए, आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ बंद करके रखिए। वे किसी की बातें सुनकर सत्ता का विरोध ना कर सके तथा राजा के विरुद्ध आवाज ना उठाए। मतलब वो सब कुछ अगर अपनी आंख, कान वगैरह बंद करके रखेगा तो वो किसी भी तरह का विरोध नहीं करेगा। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती, उसकी ओर ध्यान नहीं देती, तो शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। यानी कि जनता अगर विरोध नहीं करेगी, ध्यान नहीं देगी तो निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश होने का तात्पर्य यहाँ है कि उसके ऊपर अब कोई अंकुश नहीं रहेगा, वो अपने मन के हिसाब से सरकार चलाएगा। वो आपके लिए कुछ बुरे कानून ला सकता है, कभी कभी इतने अत्याचार कर सकता है। इसलिए किसी भी सरकार के ऊपर विपक्षी दल का अंकुश बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो कुछ भी कर रही है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए विपक्षी दल होता है। आम जनता को अधिकार होता है कि वो विरोध करे, प्रदर्शन करे, धरने दे, नारे लगाए, तो ये जो जनता करती है। तो यहां पर राजा ने क्या बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, ना आपको कुछ देखना है, ना सुनना है, ना नारे लगाने, ना विरोध करना, कुछ भी नहीं करना। तो इस कंडीशन में राजा क्या हुआ, वो तो निरंकुश हो गया, उसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है। शासक की व्यक्तिगत उन्नति तो खूब होती है, परंतु राज्य की प्रगति रुक जाती है। मतलब शासक तो खूब धन कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन देश की उन्नति रुक जाती है। देश उन्नति नहीं करता, क्योंकि वो उसकी अच्छाई के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। देश की उन्नति के लिए वो तो अपनी फायदा देख रहा है। यदि राज्य की जनता राज्य की स्थिति के प्रति सचेत नहीं रहती, तो शासक वर्ग राज्य के संसाधनों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए करता है तथा राज्य की स्थिति में सुधार और विकास में उसकी कोई रुचि नहीं रहती। यानी अगर जनता विरोध नहीं करेगी तो जितने संसाधन, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें हमारे देश में उपलब्ध हैं, वो देश के लिए वो यूज नहीं करेगा, वो क्या करने लगेगा, अपने लिए यूज करेगा। तो इससे क्या हुआ, शासक की तो उन्नति हुई, लेकिन देश का तो पतन हो गया। देश की तो कहीं उन्नति नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं दर ना दर पीछे चलता चला। अगर देश की उन्नति चाहिए तो क्या करना होगा हमें, माना कि कष्ट सहने होंगे, लेकिन हमें उन्नति की तरफ देखना हो, क्योंकि जब बदलाव होते हैं तो कष्ट होते ही होते हैं। खैराती, रामू और छिट्टू जागरूक एवं सचेत जनता के प्रतीक हैं। राजा के आदेश पर आंखें बंद करके वे भी सामान्य जनता के समान हो जाते हैं। तो तीन कैरेक्टर हैं यहाँ पर, खैराती, रामू और छिट्टू। ये लोग आंखें जैसे राजा ने दिया कि कुछ नहीं बोलना, तो वो भी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप आंखें नाक कान बंद करके चुपचाप देखते हैं। कुछ समय बाद राज्य की प्रगति देखने की इच्छा से उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्हें सर्वत्र सत्ता की शक्ति ही दिखाई दी। मतलब उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, और ये राजा ने ये कहकर आंखें बंद करवाई थी, आंखें बंद रखिए, कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं करिए, देश की प्रगति के लिए मैं आपकी आंखें बंद करा रहा हूं। और जब उन्होंने वो कुछ समय के बाद अपनी आंखें खोली कि अब तो हमारे देश की प्रगति हो गई होगी, उन्नति हो गई होगी, तो उन्होंने देखा चारों तरफ तो सत्ता की शक्ति विद्यमान है। यानी राजा ने हर जगह अपनी ही शक्ति कायम कर ली है, क्योंकि उसको विरोध करने वाला कोई नहीं था। उन्हें सामने केवल राजा ही दिखाई दिया, प्रजा वहां नहीं थी। मतलब राजा ने ही अपनी उन्नति करी, प्रजा तो कहीं दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही थी।
चारों ओर सत्ता का ही प्रभुत्व था, जनता का कोई अस्तित्व नहीं था। सत्ता इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब चारों तरफ राजा का ही प्रभुत्व था, जनता के दशे बिगड़ चुके थे। तो यहां पर इस कहानी के माध्यम से असगर वजाहत जी ने हमको ये बताया है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी सत्ता हो, अगर आपको नहीं लगता कि ये सही कर रही है तो विरोध हमेशा करते रहिए। क्यों? क्योंकि विरोध से सरकार निरंकुश होने से बची रहती है। अगर वो निरंकुश नहीं होगी तो हमेशा आपकी भलाई के लिए कार्यरत रहेगी। तो अब देखते हैं अगली कहानी हमारी। अगली कहानी है चार हाथ। क्या दिया है? कथा परिचय पहले देखेंगे। चार हाथ पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण से उजागर करती है। किस तरह? पूंजीपति मतलब फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, वो सब चीजें उनके अंडर मजदूर काम करते हैं ना। तो यहाँ पूंजीपतियों से जो तात्पर्य दिया गया है, जो चीजों को बनाते हैं, जैसे फैक्ट्री हो गई, कॉर्पोरेट कंपनीज हो गई, ये सब चीजें क्या, ये लोग क्या ज्यादा चाहते हैं कि इनके जितने एम्प्लॉयज हैं ये ज्यादा से ज्यादा काम करें। मतलब समय है, वो अगर 24 घंटे को चाहे तो वो 25 घंटे में बदल दें, 24 घंटे का समय 25 में बदल दें, इतना प्रोडक्शन चाहते हैं। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। क्या दिया है? पूंजीपति अपने लाभ में वृद्धि के नए नए तरीके अपनाते हैं। वह अपने लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करते हैं और कई बार उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाते हैं। मजदूर अपनी निर्धनता और मजबूरी के कारण विरोध की स्थिति में नहीं होते। मजदूर विवशता के कारण आधी मजदूरी में भी काम करने को राजी हो जाते हैं। तो यहां क्या होता है? आधी मजदूरी में भी वो लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मजबूरी है, खाना नहीं है, रहना नहीं है, अगर वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। तो इस मजबूरी के कारण उनका शोषण होता है, जिससे उनको बहुत ही नुकसान होता है। अब ये किस तरीके से पूंजीपति उनका शोषण कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है। एक मिल मालिक ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मिल के मजदूरों को चार हाथ लगाने की योजना बनाई। इस काम में वैज्ञानिकों का शोध असफल होने पर उन्होंने यह कार्य स्वयं करने का निश्चय किया। उन्होंने बोला कि मिल में एक मजदूर काम करता है, वो अपने 2 हाथों से काम कर रहा है। अब अगर उसके 4 हाथ हो जाएंगे तो जो वो काम कर रहा है वो तो बढ़ जाएगा प्रोडक्शन। भैया जो भी काम कर रहा है, अब उसके 4 हाथ काम करेंगे तो और ज्यादा काम होगा। तो उसने ये सोचा क्यों ना हम मजदूरों को 4 हाथ लगा दें, मतलब 2 हैं 2 हाथ और लगा दे तो एक मजदूर के कितने हो जाएंगे? 4 हाथ हो जाएंगे, तो काम ज्यादा होगा। तो भाई वैज्ञानिकों से शोध करने के लिए बोला गया, तो वैज्ञानिकों ने बोला ये पॉसिबल नहीं भाई, शोध किया, बहुत किया, वो सफल नहीं हो पाए। तो अब मिल मालिक ने सोचा कि ये कार्य अब मैं स्वयं करूंगा। अब देखिए वो क्या करता है। मिल मालिक ने कटे हुए हाथ मजदूरों के फिट करने चाहे पर वह असफल रहा। कटे हुए जीवित व्यक्ति थे जो मर गए थे, उनके हाथों को लेके आया, उसमें फिट किया, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसने लकड़ी तथा उसके बाद लोहे के हाथ फिट करने चाहे, परंतु इस प्रयास में बहुत से मजदूर मर गए। अब उसने सोचा कि इंसानी हाथ नहीं फिट हो सकते, तो चलो लोहे के कर देते हैं, लोहे के, लकड़ी के, इन सब के कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसके जरिए भी वो नहीं कर पाया, इसमें भी सफल नहीं रहा। मगर इस कोशिश में बहुत से मजदूरों की जान चली गई। अब किसी में आप लकड़ी और लकड़ी के और लोहे की चीज अगर ऑप्ट करना चाहोगे तो किसी व्यक्ति को भाई तक चोट होगी, इन्फेक्शन होगा तो वो मरेगा। तो इसी तरह बहुत सारे मजदूर मर भी गए। 4 हाथ ना लग पाने की स्थिति में मिल मालिक की समझ में यह बात आई कि मजदूरों का वेतन आधा कर दो। अब वो तो अपना कम पैसे में ज्यादा काम कराना चाहता था। जब ये नहीं हुआ तब उसको दिमाग किस बात का आया, उसने बोला कि अगर मैं मजदूरों के वेतन को कम कर दूं और उसी कम वेतन में जो हमने कम किया उसी वेतन में मैं और मजदूर रख लूं तो क्या होगा, 4 हाथ, उतने ही वेतन में 4 हाथ हो गए। क्या हुआ देखिए, समझ में आया कि मजदूरों का वेतन आधा कर दो और दुगने मजदूर काम पर रख लो तो मुनाफा वैसे ही दुगना हो जाएगा। यह कार्य भी मजदूरों के 4 हाथ लगाने जैसा ही था। तो उसने क्या किया, मान लीजिए सपोज कि एक मजदूर को जो है वो 1500 रुपए दे रहा था या 1600 रुपए दे रहा था, या मान लीजिए 1000 रुपए दे रहा था। सपोज एक मजदूर को 1000 रुपए वो दे रहा था। अब उसने क्या कहा कि उस मजदूर को जिसको हम 1000 रुपए दे रहे थे उसका वेतन हम 500 रुपए कर देते हैं, तो वो वहां से 500 रुपए बचे, उसी 500 में वो एक मजदूर और ले आएगा। तो अब क्या हुआ, 1000 रुपए जहां वो 2 हाथ के लिए दे रहा था यानी एक मजदूर के लिए दे रहा था,
अब उसने क्या किया, 4 हाथों के लिए वो मजदूर दे रहा था 1000 रुपए, यानी उसी पैसे में उसने 2 मजदूरों को काम पे रखा। तो वो 4 हाथ लगाने की बनिस्बत उसने क्या किया, वेतन को कम कर दिया। तो ये बताया कि पूंजीपति किस तरीके से अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों पर शोषण करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आती है हमारी अंतिम कहानी साझा। साझा में क्या है, कथा परिचय। उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमी, यानी कि उनकी जो जमीनें, भाई पूंजी तो बढ़ा लिया आपने, उत्पादन बढ़ा लिया, अब क्या हुआ, जो किसानों की जमीनें उनको हड़पना चाहते थे। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी पूंजीपतियों का सहयोग कर रहा। प्रभुत्वशाली वर्ग मतलब जो आपके क्या कहते हैं, जमींदार होते हैं, जो आपके सरपंच होते हैं, ये सब गांव में प्रभुत्वशाली होते हैं ना, इनके पास शक्तियां होती हैं। तो ये लोग भी पूंजीपतियों के साथ मिल गए। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता और उनकी सारी फसल हड़प लेता। उन्होंने बोला कि पूंजीपति क्या बोलते कि हम लोग साझा करते हैं, मतलब आधा मैं लगाता हूं, आधा तुम लगाओ, फसल जितनी होगी आधी मैं लूंगा और आधी तुम ले लेना, ये झांसा दिया। लेकिन एक्चुअल में ये जब होता था तो नहीं हो पाता था। जब फसल बनकर तैयार होती थी तब ये लोग पूरी फसल हड़प ले जाते थे। तो इसका प्रतीक पूंजीपतियों को बनाया है हाथी को, और किसान को बनाया है एक इसमें नॉर्मल किसान को, कि किस तरीके से जो पूंजीपति हैं वो किसानों की फसल को हड़प लेते हैं साझे के नाम पर। क्या दिया है, हाथी जो कि पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो हाथी यहां पर क्या है, जो पूंजीपति वर्ग झांसा देता है। उसने किसान के समक्ष साझे की खेती का प्रस्ताव रखा। किसान ने इनकार कर दिया क्योंकि साझे की खेती के विषय में उसके कटु अनुभव थे। साझे की खेती से उसका भरण पोषण नहीं होता था, अकेले खेती करने से उसको डर लगता था, इसलिए अब वह खेती करना नहीं चाहता था। हाथी अपनी बातों में फंसाकर उसे खेती के लिए राजी कर लिया तथा फसल बंटवारे के समय किसान की सारी फसल हड़प ली। तो अब यहां पर क्या हुआ, इस कहानी के माध्यम से, हाथी था पूंजीपति। तो हाथी आया, उसने किसान से बोला कि ऐसा करो, जो जितना मेहनत का काम है वो मैं कर लेता हूं और तुम फसल बोलो। तो इस तरीके भाई हाथी क्या करेगा, हाथी मेहनत का ही काम करेगा, फसल जोतना ये सब करना ये मैं कर लेता हूं बाकी, और जब फसल होगी तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। किसान तैयार हो गया कि चलो ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। फिर जब फसल गन्ने की पक के तैयार हुई, अब उसे भाई कि चलो, तो उसने बोला ऐसे नहीं बांटेंगे, अब एक गन्ना लो, एक तरफ से मैं खाता हूं, दूसरे तरफ से तुम खाओ, आधा गन्ना तुम खा लो, आधा हम खा लें। अब हाथी ने खाना शुरू किया। अब आदमी इतनी जल्दी थोड़ी ना खा लेगा, हाथी ने जल्दी जल्दी खाया और खा रहा था वो आदमी, किसान भी उसके मुंह की तरफ खिसता चला आया। तो इस तरीके से पूरा गन्ना क्या हुआ, वो हाथी ही खा गया। तो इस प्रतीकात्मक कथा के अनुसार उन्होंने हमें यह समझाया है कि पूंजीपति झांसा जरूर देते हैं कि भाई हम मिलकर खेती करेंगे, लेकिन खेती करते भी हैं, लेकिन जब फसल का टाइम आता है तो पूरी फसल में ये आपका ये कट गया, वो कट गया, वो कट गया, पूरी फसल जो है पूंजीपति हड़प ले जाते हैं, किसान को कुछ भी नहीं मिल पाता। तो इस कहानी के माध्यम से असगर वजाहत जी ने हमें यह समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से तो क्या है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी, क्या कारण था, क्योंकि लोमड़ी को बताया गया था कि उसके शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, इसलिए वो अपनी मर्जी से शेर के मुंह में चली। स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से, स्व मतलब अपनी, इच्छा मतलब इच्छा, अपनी इच्छा से वो शेर के मुंह में जा रही थी। तो क्या दिया है, लोमड़ी बेरोजगार थी, उसे पता चला कि शेर के मुंह में रोजगार कार्यालय है जहां उसे नौकरी मिल सकती है, अतः वह नौकरी की अर्जी जमा कराने के लिए स्वेच्छा से शेर के मुंह में चली जा रही थी। उसको कोई दिक्कत नहीं कि हाँ भाई हम अर्जी दे देते हैं, हमारी भी वो नौकरी लग जाएगी, इसी लालच से वो शेर के मुंह में जाती है। प्रश्न 2, कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बनाया है। शेर किस चीज का प्रतीक बनाया, शेर व्यवस्था का प्रतीक बनाया गया, कि व्यवस्था हमें बहुत सारे प्रलोभन देती है कि आओ हम ये व्यवस्था, ये हम सब चीज दे रहे हैं, लेकिन जब हम ले लेते हैं तब क्या होता है, हम उसमें तो फंस गए। तो यही चीजें प्रलोभन दिया जा रहा था शेर के मुंह में। जैसे गधे को बोला गया घास है तो प्रलोभन दिया गया, जिसको जैसा चाहिए होता है वैसा प्रलोभन दिया जाता है। क्या दिया, कहानी में लेखक ने शेर को सत्ता का प्रतीक बताया है। यह सत्ता आम जनता को धोखा देकर तथा विभिन्न प्रकार के लालच देकर अपनी उंगलियों में नचाने का प्रयास करती है, मतलब प्रलोभन देती है कि आइए
आप करिए, चीजों को अपने हिसाब से हर चीज को चलाने का प्रयास करती है। तो शेर क्या है? व्यवस्था यानी सत्ता का प्रतीक है। प्रश्न 3, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है? शेर का मुंह जो है वो फंसने का तरीका है, प्रलोभन है, सत्ता अपने हिसाब से काम कराना चाह रही, मगर रोजगार का दफ्तर एक उम्मीद जगाता है कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, रोजगार मिलेगी, हमारी जीवन की गाड़ी है वो सुचारू रूप से चलेगी, हम ये सोचते हैं। तो अंतर क्या है? शेर के मुंह में हम फंस जाते हैं, वहां उम्मीदों का अंत हो जाता है। जहां सत्ता के लोभन में हम फंस गए वहां हमारी उम्मीदों का अंत, लेकिन रोजगार के दफ्तर में हमारी उम्मीदों की शुरुआत होती है कि यहाँ हम उम्मीद लगाते हैं अच्छे रोजगार की जो हमें मिलता है। तो क्या दिया? शेर के मुंह में गए जानवर कभी लौट कर नहीं आते, वह मुंह में समाकर मर जाते हैं तथा या उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। मतलब वहां गए तो आप नष्ट, वहां पर यानी सत्ता के फेर में आप फंसे तो एक बार आप नष्ट हो गए। रोजगार के दफ्तर में ऐसी स्थिति नहीं होती, यहाँ पर लोग नौकरी पाने की आशा में जाते हैं, वे यहाँ के चक्कर लगाते हुए थक जाते हैं लेकिन उन्हें नौकरी कभी नहीं मिलती। तो जो आशा लेकर जाते हैं, आशा क्या है कि हमें नौकरी मिलेगी, वो बार बार चक्कर लगाते रहते हैं मगर उनको नौकरी प्राप्त नहीं होती है। बस उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, मतलब वो खुद नहीं मरते मगर उनकी आशा का अस्तित्व जरूर समाप्त होता है। वो चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनका खुद का अस्तित्व बचा रहता है, यानी कि वो खुद जीवित रहते हैं, वो नहीं मरते। शेर के मुंह के समान रोजगार का दफ्तर लोगों को निगलता नहीं है, बस उनकी आशा समाप्त कर देता है। उन लोगों को नहीं मारता, उनकी आशा जो उम्मीद होती है उसको जरूर समाप्त कर देता है। अब प्रश्न 4 हमारे पास क्या है? प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। प्रमाण मतलब सबूत से कहीं ज्यादा जरूरी होता है विश्वास। किसी पे किसी चीज का सबूत आप दे पाए ना दे पाए, जैसे कहानी में था कि जब दफ्तर में जाके लेखक ने शेर के दफ्तर में जाकर सबूत मांगा कि जो है शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, इस बात का सबूत दो, तो वहां के कर्मचारियों ने क्या बोला कि विश्वास करिए, हम सबूत से कहीं ज्यादा, मानव के जीवन में सबूत से कहीं ज्यादा जो कीमत होती है वो विश्वास की होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इस पे आपको अपनी सोच के हिसाब से टिप्पणी लिखनी, कैसे लिखनी है इसकी हम आपको सिर्फ एक आइडिया देंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप अपने आप उसको लिखिए। यदि लोगों को किसी बात पर विश्वास है तो वो प्रमाण को देखते ही नहीं है, बस विश्वास के सहारे ही खाई में गिरने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमें ट्रस्ट है, हम ट्रस्ट किस पे करते हैं? अपने पे करते हैं। तो अपने अगर विश्वासघात करेंगे तो हमारे पास तो खाई में गिरने वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ जब हम विश्वास करते हैं हम सबूत नहीं देखते सारी चीजें, तो उसके लिए हम भले खाई में गिर जाए। शेर के मुंह के बाहर रोजगार का दफ्तर देखते हुए भी अनदेखा ना कर देते हैं। उन्हें बस इस बात पर विश्वास है कि शेर के मुंह में जाकर ही उन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। मतलब शेर के मुंह के अंदर किसी ने बता दिया कि रोजगार का दफ्तर, चाहे भले हमें बाहर दफ्तर दिखाई दे रहा हो, हम उस पे नहीं जाएंगे, मगर हम अगर विश्वास कर रहे हैं किसी व्यक्ति पे, उसने बोला कि नहीं उसके मुंह के अंदर है, तो हम उसके विश्वास पे विश्वास करते हुए उसके मुंह में चले जाएंगे। हम अगर बाहर अगर कहीं दफ्तर है तो हम वहां नहीं जाते हैं। अतः वे प्रमाण को भी अनदेखा कर देते हैं। सबूत है कि रोजगार का दफ्तर है, लेकिन उस सबूत को भी वो अनदेखा कर देते हैं। इस प्रकार विश्वास की डोर पकड़कर एक साथ अनेक लोग खाई में गिर जाते हैं। यानी कि हम विश्वास, हमको किसी व्यक्ति पर विश्वास है, कोई व्यक्ति हम पे विश्वास करता है, हमने किसी पे विश्वास किया, उसी रास्ते पे आगे बढ़े, तो हम पे जिस व्यक्ति को विश्वास है वो हमारे पीछे पीछे आया, फिर उस व्यक्ति को जिस पे विश्वास है वो उसके पीछे आया। मतलब मेरी विश्वास की डोर मैंने जहां पकड़ रखी थी, उस सहारे से चलते चलते मेरे पीछे बहुत से लोग उस खाई में आकर गिर गए। यह बहुत ही खराब स्थिति होती है। नेताओं द्वारा चुनाव जीतने से पहले आम जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वह उनका पूरा ख्याल रखेंगे। जनता उस झांसे को सच मान लेती है और अपना मत देकर उन्हें विजयी बना देती है। इस प्रकार वे विश्वास में अपना शोषण करवाती है और गलत उम्मीदवार को चुन लेती है। उम्मीदवार भी अंत तक उन्हें विश्वास के धोखे में रखता है और उनका जमकर शोषण करता है। तो यहाँ नेताओं के माध्यम से हमारे सामने रखा कि वो किस तरीके से प्रलोभन देते हैं, शोषण करते हैं, ये सारी चीजें रखी गई। तो ये टिप्पणी आप अपने तरीके से लिखिएगा। आप कोई और भी एग्जाम्पल नेताओं के अलावा आप यहाँ पर शो कर सकते हैं।
लेकिन कोशिश करिएगा कि एज इट इज मत लिखिए, उसे अपने तरीके से बनाकर लिखने की कोशिश करिए। जहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आपको अपने आप करने हैं, स्वयं करने हैं, तो उन्हें कोशिश करिए कि अपने आप करिए। इससे आपके लिखने की हैबिट, आपके सोचने की चीजें, जितने भी स्किल्स हैं आपके डेवलप होंगे। प्रश्न अब आ रहा है हमारे पास दूसरी कहानी पहचान। पहचान का प्रथम प्रश्न, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने का क्या परिणाम निकलेगा। मतलब अगर हम आंखें बंद करेंगे तो हम विश्वास कर रहे हैं, जैसे राजा ने बोला था आंखें बंद करो, तो सबने, खैराती, छिद्दू ने, सबने आंखें बंद कर ली थी। लेकिन जब आंखें खोलते हैं तो क्या परिणाम होता है आगे, चारों तरफ सत्ता का कब्जा होता है। तो यही चीजें हुई आंखें बंद कर लेने और खोल लेने में। मतलब हम आंखें खोल के रखेंगे तो हर जगह सत्ता काबिज नहीं हो पाएगी, जो आम जनता है उसकी जरूरतें बनी रहेंगी। मतलब जहां हमें विरोध की जरूरत है हमें वहां पर विरोध करना चाहिए। आंखें बंद रखने से लोगों ने लंबे समय तक अपना शोषण करवाया। उन्होंने आंखें बंद करके राजा को उनका शोषण करने की पूरी आजादी दे दी। मतलब उन्होंने विरोध नहीं किया तो क्या हुआ भाई, जब जनता विरोध नहीं करेगी किसी गलत चीज का तो राजा उनके ऊपर हर तरह की नीतियां लादता जाएगा और एक तरीके से उनका शोषण होता रहेगा। उत्पादन क्षमता का विकास हुआ तथा एकाग्रता अवश्य बढ़ी, पर वह मात्र भ्रम था। मतलब उन्होंने बोला क्या, हम देश की उन्नति करना चाहते हैं, इससे आप लोग किस तरह का विरोध नहीं करिए, तो उन्होंने विरोध नहीं किया। नतीजा क्या हुआ, जो कुछ भी सामने दिखाया जा रहा था वो सिर्फ दिखावा था। मतलब असलियत में कहीं पे भी देश की प्रगति नहीं हुई थी। आंखें खोलकर देखने से उन्हें समझ आया कि वह अभी तक क्या कर रहे थे। जिस विकास और प्रगति के नाम पर वे ठगे जा रहे थे, आंखें खोलने पर उन्हें पता चला कि इसका लाभ तो केवल राजा ही उठा रहा है। मतलब आंखें बंद करने के लिए जिस प्रगति के नाम पे, उन्नति के नाम पे उनकी आंखें बंद कराई गई थी, आंखें खोलने पे पता चला कि देश की उन्नति प्रगति नहीं हुई। सिर्फ उन्नति किसकी हुई थी, राजा की हुई थी। राजा का फायदा हुआ था, देश का, राज्य का, जनता का किसी का फायदा नहीं हुआ था। प्रश्न 2 क्या दिया है, राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाइए और इनके निहितार्थ भी लिखिए। मतलब कौन कौन से जो दिए थे वो बताने हैं, और दूसरा इसके निहित में उसकी क्या मंशा छिपी हुई थी। क्या था, राजा ने निम्नलिखित हुक्म निकाले। पहला, प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले। अब उसमें उसका लाभ क्या था, इसमें छिपा निहितार्थ है कि लोग राजा के अत्याचार, शोषण और दोहन के प्रति उपेक्षित हो जाएं। इस तरह वह लोगों पर मनचाहा शोषण कर उनसे अपने कार्य करवाता रहेगा। मतलब लोग अगर अपने आंखें बंद कर देंगी तो राजा जो चाहेगा, जिस तरह का शोषण चाहेगा, जैसे लोगों से चाहेगा वैसा कार्य करवा सकता है। फिर दूसरा आदेश था, प्रजा अपने कानों में पिघला शीशा डलवा ले। पिघला शीशा मतलब पारा डलवा ले, यानी कि उसको अब कुछ सुनाई नहीं दे। यहाँ तात्पर्य, यहाँ शीशा लिटरली शीशा डलवाने का मतलब नहीं था, यहाँ शीशा डलवाने का तात्पर्य यह था कि लोग अपने कानों को बंद कर ले। इसमें छिपा निहितार्थ है कि लोगों द्वारा सुनने की क्षमता खत्म करके अपने विरोधियों को चुप रख सके। लोग राजा के विरुद्ध सुन नहीं पाएंगे तो वह उनका विरोध कैसे करेंगे। यानी कि राजा जो कुछ भी करेगा, जैसा भी करेगा, वो कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो विरोध नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कानों को बंद रखने के लिए बोला गया। फिर तीसरा जो उन्होंने बोला क्या था, प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले। सिलवाने का माना तात्पर्य सही में सुई धागे से तात्पर्य यह था कि वो अपने मुंह को बंद रखे। इसमें छिपा निहितार्थ क्या है कि लोगों के विरोध करने की शक्ति ही समाप्त कर दे, यानी कि वो किसी भी तरह का विरोध नहीं करे। राजा जो कर रहा है उसे चुपचाप सुने और चुपचाप मान ले। किसी तरह का तो राजा का इसमें फायदा है, वो जैसा चाहेगा वो ऐसा करेगा। प्रश्न 3, जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। अगर जनता अपनी आंखें बंद कर ले तो यहां पर राज्य की, देश की, राष्ट्र की कहीं प्रगति नहीं होगी। जिसका भी फायदा होगा वो सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है राजा। यानी कि राजा प्रगति की तरफ बढ़ेगा मगर पतन किसका होगा, देश का। तो क्या दिया, जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजा तानाशाही हो जाएगा। तानाशाही मतलब जैसे कि हिटलर था, जिसको हम डिक्टेटर बोलते हैं, कि अपनी मर्जी से सारा शासन कराना, किसी की कोई बात नहीं सुनना। इसमें उसकी प्रगति तथा विकास ही नहीं होगा। किसका, मतलब जनता का और देश का। वे राजा की आज्ञा के गुलाम बनकर रह जाएंगे। उनकी मेहनत पर राजा का अधिकार हो कर लेगा और उन्हें अपना गुलाम बना लेगा।
मतलब वो जितनी भी मेहनत करेंगे उसका उतना मेहनताना नहीं मिलेगा, कभी कभी तो फ्री का काम होगा। तो मेहनत का लाभ किसको मिल रहा है? राजा को, क्योंकि वो तो फ्री में काम करा रहा है, उसे पैसा नहीं, तो उसका खजाना बच रहा है। और किसका शोषण हो रहा है? जनता का शोषण हो रहा है। तो यहां पर हमारी जो अब चौथा क्वेश्चन आ रहा है वो है, खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? मतलब जब उन्होंने आंखें खोली तो क्या हुआ? सामने राजा दिखाई देता था। चारों तरफ राजा का ही प्रभुत्व था, राजा की ही चीजें थी, सब कुछ था। क्यों? क्योंकि यहां पर सबकी आंखें बंद थी, सब कोई कार्य नहीं कर रहे थे, कोई अगर राजा जो कर रहा था उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था, सब चुपचाप उसको मान रहे थे। तो इसीलिए चारों तरफ राजा ही दिखाई दे रहा था। क्या था? इतने समय तक राजा के कहने पर अंधे, गूंगे और बहरे बनने से प्रजा ने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, मतलब उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस गंवा दी। अब वे राजा की कठपुतली थे, मतलब अब चुप थे, कुछ कर नहीं रहे थे। अब तो राजा ने अपने ऊपर सारी सत्ता कायम कर ली, तो अब राजा जैसा चाहेगा उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा। यदि वे अपनी मर्जी से देखना भी चाहते तो उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं था, मतलब देखने के लिए कुछ नहीं शेष नहीं था। अपनी पहचान खो चुके थे, अतः राजा के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि हर जगह पे राजा का कब्जा हो चुका था। वो कुछ भी करते, कहीं पे भी जाते, हर जगह राजा ही राजा था, क्योंकि हर जगह जो भी कार्य हो रहा था वो राजा के फायदे के लिए हो रहा था। राजा जो चाह रहा था, जैसा चाह रहा था, जिससे चाह रहा था, जब चाह रहा था, वही कार्य हो रहा था। इसीलिए चारों तरफ राजा था, उनका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं था। राजा उनकी पहचान बन जाता है, बस उसके आदेश का पालन करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। अतः जब वे आंखें खोलकर देखने का प्रयास करते हैं तो मात्र राजा ही दिखाई देता है, मतलब उनके पास अब कोई भी कार्य नहीं बचता है, सिर्फ जो राजा कह रहा है उनको वही मानना है। अब हमारे पास में हमारी नई जो दूसरी लघु कथा है, चार हाथ, उसके प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। क्या है? मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया, उसका क्या परिणाम निकला? उसने जो जो कार्य किए थे, जैसे पहले क्या था, उसने पहले वैज्ञानिकों को बोला, फिर मृत व्यक्तियों के हाथ खुद लगाने की कोशिश करी, फिर उसने लकड़ी के लगाए, लोहे के लगाए। इसका परिणाम क्या हुआ? बहुत से मजदूर मर गए, कुछ नहीं हुआ। तो वही चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। क्या दिया है? मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मालिक ने निम्नलिखित कार्य किए तथा उनके निम्नलिखित परिणाम निकले। मिल मालिक ने कई विख्यात वैज्ञानिकों को कई वर्षों तक मोटी तनख्वाह पर रखा, लेकिन उसे इसका कोई परिणाम नहीं लिखा। वैज्ञानिकों को क्यों रखा? क्योंकि वो मजदूरों में हाथ जोड़ना चाहता था, मगर बहुत शोध करने के बाद भी वो वैज्ञानिक जो है वो कार्य नहीं कर पाए। उसने मृत व्यक्तियों के हाथ मंगवाकर मजदूरों पर लगवाए, लेकिन वे व्यर्थ गए। मरे हुए व्यक्तियों के हाथ लाए गए कि लगवा दें, लेकिन वो भी काम नहीं आया। फिर उसने लकड़ी के हाथ बनवाकर मजदूरों पर लगाए, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। लकड़ी के लगाए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। उसने लोहे के हाथ बनवा के मजदूरों पर लगवाए, लेकिन इससे मजदूरों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। फिर लोहे के जब लगवाए तो क्या हुआ? बहुत से मजदूर मर गए। तो ये सब चीजें हुई कि हाथ लगाए गए और मजदूरों को जो भी परिणाम निकला वो सामने था। प्रश्न 2 है इसी लघु कथा 4 हाथ का। प्रश्न 2, 4 हाथ ना लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई? जब 4 हाथ नहीं लग पाए तो उसकी समझ में ये आया कि क्यों नहीं मैं मजदूरों का वेतन आधा कर देता हूं और उस आधे बचे हुए वेतन पे नए मजदूरों को लग लेता हूं। तो इस तरह उतने ही वेतन में हमने 4 हाथों से काम करवा लिया। तो क्या था यहाँ पर? 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में आई कि यह प्रयास व्यर्थ है। इससे अच्छा कि मजदूरों की मजदूरी कम करके नए मजदूर इसी मजदूरी पे रख ले तो अपना कार्य तेजी से करवा लेगा, मतलब उतने ही वेतन में 4 हाथ कार्य करेंगे। अब जो दूसरी लघु कथा हमारे पास में है, साझा, उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। क्या है? साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया था? मतलब उसे क्या प्रलोभन दिया था साझे की खेती के बारे में? हाथी मतलब पूंजीपति। पूंजीपतियों ने किसान से साझा खेती के लिए क्या प्रलोभन दिया? साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि वह उसके खेतों की रक्षा करेगा, बाद में दोनों फसल को आधा आधा बांट लेंगे।
उसने बताया कि उसके साथ साझा खेती करने का यह फायदा होगा कि जंगल के छोटे जानवरों से उसका खेत सुरक्षित रहेगा। तो उसने कहने का मतलब सुरक्षा, उसने कहा हम तुम्हारे खेत की सुरक्षा करेंगे और जब फसल होगी तो हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। ये साझेदारी तय हुई थी। प्रश्न 2, हाथी ने खेती की रखवाली के लिए क्या घोषणा करी? अब खेती की रखवाली के लिए उसने क्या घोषणा करी थी? हाथी ने खेती की रखवाली के लिए जंगल में यह घोषणा की कि किसान की खेती पे उसका भी साझा है। किसी भी जानवर ने उसकी इस घोषणा की अनदेखी की तो उसके लिए उचित नहीं होगा। तो उसने बता दिया कि भाई ये फला खेत जो खेती किसान का है इन सब में मेरा साझा है, तो कोई भी जानवर इस खेती को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जिसने इस घोषणा का पालन नहीं किया अर्थात खेती को नुकसान पहुंचाया उसके लिए ये चीज उचित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रश्न 3, इसी लघु कथा का यानी कि साझा का प्रश्न 3 है। क्या दिया है? आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी? क्या किया था उसने गन्ने की खेती, एक तरफ से गन्ना खुद खाने शुरू किया और दूसरी तरफ से कहा कि किसान तुम खाओ। अब कौन ज्यादा तेजी से खा पाएगा? गन्ना, हाथी। अब उसने खाना शुरू किया तो किसान बेचारा हाथी के मुंह के पास खिसता चला आया और इस तरीके से किसान ने गन्ना छोड़ दिया और पूरा गन्ना किसके हाथ में, मुंह में चला गया? हाथी के पास में, यानी कि पूंजीपति के पास सारी खेती चली गई और किसान खाली हाथ रह गया। हाथी ने किसान को कहा कि हम मिलकर खाएंगे। साझे का अर्थ यह नहीं कि वह फसल को आधा आधा बांट लें। साझे का अर्थ है कि दोनों एक गन्ने को मिलकर खाएं। किसान ने विवश होकर हाथी के साथ गन्ना आरंभ किया तो वह खिंचते हुए हाथी के मुंह की ओर जाने लगा। उसने आखिरकार गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने किसान द्वारा गन्ना छोड़ते ही गन्ने को पूरा खा लिया। मतलब किसान को, भाई किसान अगर नहीं छोड़ता तो गन्ने के साथ हाथी के मुंह में चला जाता, तो उसने छोड़ दिया और इस तरीके से पूरा का पूरा गन्ना हाथी के पास पहुंच गया। तो इस तरीके से इस पाठ में जो हमारे पास लघु कथा आ रही है वो है शेर। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। शेर पहचान, चार हाथ और साझा नाम से अजगर वजाहत 4 लघु कथाएं दी हैं उनकी लिखी हुई। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है, यानी कि यहाँ पर प्रतीक के तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से राजनीतिक संस्थाएं जो हैं आपको लुभाने के लिए शेर का रूप लेती हैं। बहुत ही लुभावने देते हैं, हम उनके अंदर फंसते चले जाते हैं और नहीं अगर फंसते हैं तब वो क्या करती हैं? वो उग्र रूप को ले लेती है। तो यहाँ पर शेर को क्या बताया गया है? राजनीतिक संस्थाएं, जो एक प्रतीक के तौर पर है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी ना किसी प्रलोभन से चलते समाते चले जा रहे हैं। तो यानी कि शेर ने कोई ना कोई स्कीम, या जैसे होता ना जो सरकारी संस्थाएं होती क्या करती हैं, कुछ ना कुछ आपको बड़े अच्छे प्रलोभन देंगी, सब कुछ देंगी, और जो आम जनता होती है उस प्रलोभन में फंसते हुए उसके अंदर खिंचती चली जाती है। तो वही क्या है, शेर ने भी जंगल के सभी जानवरों को कोई ना कोई प्रलोभन दिया है और वो अपने आप आके उसके मुंह में समाते चले जा रहे हैं। मतलब शेर को शिकार नहीं करना पड़ा, वो शांति से बैठा है और उसका पेट भरता चला जा रहा है। तो शेर को क्या बताया है? वो संस्थाएं बताएंगे जो प्रलोभन देती है और हम उनके जाल में फंस जाते हैं और अंत में क्या होता है? हमारा ही नुकसान होता है। तो ये चीज बताई है। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत हो रहा है। यानी कि शेर को देखने से लग रहा है इतना सौम्य, शांत, इतना प्यारा सा बैठा है, जैसे लग रहा है वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, ना मारेगा ना कुछ करेगा। जैसे महात्मा बुद्ध के चेहरे पे एक शांति रहती है वैसी उसकी शांति है। अहिंसा है, मारकाट नहीं करेगा और न्याय करेगा, सबके साथ अच्छा करेगा, ऐसा ऊपर से देखने में प्रतीत। जैसा कि व्यवस्थाओं के साथ भी होता है ना, जो हम लोग को चीट करते हैं उनके साथ भी वो बड़े बड़े ऑफर्स देते हैं, ऐसे ऐसे ऑफर देंगे कि हम लोग उनके अंदर फंसते चले जाते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ये चीज संभव नहीं है। आप अगर देखो तो शेर के पेट के अंदर कौन सी ऐसी फैसिलिटीज जानवर को मिल सकती है? कुछ नहीं मिल सकती। उसी तरीके से ये संस्थाएं जो हमें ऐसा प्रलोभन देती हैं कि पैसा जमा करिए, हम आपको 10 दिन के अंदर ही दोगुना पैसा देंगे। इज इट पॉसिबल? कोई भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि वो आपको चीट कर रही हैं। तो यही चीज यहां पर बताई गई है। पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश ना करने का इरादा करता है, मतलब जो लोग कहते हैं कि हम इस व्यवस्था को मानेंगे ही नहीं, तो लेखक ने भी कहा कि हम शेर के मुंह में नहीं जाएंगे। तो उसने इरादा किया, शेर अपनी असलियत पर आ गया, मतलब हिंसावादी बन गया और दहाड़ता वो उसकी ओर झपटा। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन हम करते रहते हैं। यानी कि वो लोग जब तक गलत हैं हम उनकी आज्ञा पालन करते रहते हैं, वो शांत रहते हैं। जैसे ही कोई भी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो उठती है। यानी कि हमने मना किया कि हम नहीं मानेंगे,
वो तुरंत ही हिंसात्मक हो जाती है और विरोध के उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करने लगती है। यानी कि अगर कहीं पे भी हम प्रोटेस्ट करें या बात करें तो वो उसको दबाने की कोशिश करने लगती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। तो ये एक व्यंग्यात्मक कथा थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात को समझाया गया है सिर्फ एक शेर के माध्यम से। चलिए अब दूसरी लघु कथा हम देखते हैं, पहचान। क्या दिया है? पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद है। इसमें क्या बताया गया है? एक राजा है जिसे बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा बड़ी अच्छी लगती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उनकी आज्ञा का पालन करती हुई। कहानीकार ने इसी की पहचान कराई है। भूमंडलीयकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। तो अब यहाँ पर दूसरी जो हमारे सामने लघु कथा प्रस्तुत करी है, ये भी सत्ता पे आधारित, जो सत्ता पे यानी कि जिनके हाथ में पावर होती है उनके बारे में बताया गया है। जिनके हाथ में पावर होती है, उनके अंडर जो लोग होते हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि ये लोग ना कुछ देखें, ना कुछ बोले और ना ही कुछ सुने। उनको जो कहा जा रहा है वो बिना कुछ सोचे समझे उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। क्यों? इसमें अगर हम सोचेंगे समझेंगे नहीं तो इसमें फायदा किसका होगा? फायदा होगा उस सत्ताधारी व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि यहां पर वो व्यक्ति अगर करेगा तो सिर्फ अपनी भलाई काम करेगा, जो कार्यरत लोग हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा। इस तरीके से इस कहानी लघु कथा के माध्यम से बताया है कि जो भी सत्ताधारी लोग होते हैं वो अपनी सत्ता के अंदर किसी भी तरह के उछल विद्रोह को बर्दाश्त नहीं करते और विद्रोह को दबाने के लिए वो हमेशा जनता से क्या कहते हैं? तुम चुप रहो। तो इसमें क्या किया? राजा ने लोगों की आंखें सिल दी, उनके मुंह को सिल दिया, उनके कानों को बंद कर दिया कि बस ये लोग वही कार्य करें जो हम कहना चाहते हैं। अगर किसी ने कुछ बोला तो उसके मुंह को सिलवा दिया, उसकी आंखों को बंद कर दिया। तो यहां पर राजा ने जैसी अपनी प्रजा को चाहा कि किसी भी तरीके से वो विद्रोह ना करे और राजा मन चाहे ही राज्य करता रहे। अब ये क्या होता है कि अगर कोई सत्ता कायम है, अगर उसके विपक्ष में कोई चीज नहीं होगी तो सत्ता जाहिर सी बात है वो आतताई बन जाएगी। आतताई मतलब हो जाएगा कि जिसको हम बोलते जैसे बोलते हैं हिटलर है, ठीक है, वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता था, उसकी जो मर्जी आती थी वो करता था। तो उसी तरीके से वो निरंकुश हो जाएगा, मतलब किसी के अंकुश में नहीं रहेगा। तो इसलिए कोई भी सत्ता हो उसके विपक्ष में किसी का होना जरूरी होता है। विपक्ष नहीं है तो सत्ता क्या हो जाएगी? निरंकुश हो जाएगी, किसी भी तरह के फैसले लेगी, कुछ भी लेगी। तो उस पे अंकुश रखने का कार्य जनता द्वारा किया जाता है और अगर जनता ही गूंगी बहरी बन जाएगी तो उसके ऊपर हाथ रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, कहीं कुछ गलत हो तो आप तुरंत अपोज कीजिए। तो इस पहचान नाम से जो लघु कथा हमारे पास असगर वजाहत जी ने रखी, उनका कहने का मतलब यही है कि जहां आप गलत देख रहे हैं वहां उसे बोलिए कि ये गलत है, उसे रोकिए, चुपचाप मत रहिए। अब तीसरी जो लघु कथा हमारे सामने आ रही है वो है चार हाथ। चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करके नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी के आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। तो ये जो चार हाथ लघु कथा हमारे सामने प्रस्तुत करी है, तो उसके पहले लघु कथा को आप समझिए। क्या होता है कि एक मिल मालिक होता है, वो अपने मजदूरों से प्रोडक्शन ज्यादा चाहता है, वो चाहता है कि वो ज्यादा काम करें। तो वो क्या सोचता है कि पहले वो सोचता है कि हम इनकी जो सैलरी है वो आधी कर दें और उस आधी सैलरी में हम और मजदूरों को रख लें। तो इससे क्या होता है कि भाई जो मजदूर काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं दे पाते, क्योंकि भाई उनको जब पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो मन से काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जब इससे परेशान हो जाता है तो वो क्या सोचता है कि अगर हम इन मजदूरों को, इनके दो हाथ है तो वो इतना काम करते हैं, अगर इनको हम दो दो हाथ और लगा दें तो ये काम ज्यादा करेंगे।
तो वो क्या करता है, इन मजदूरों को दो दो हाथ और लगाने की कोशिश करता है। लोहे के हाथ लगाता है, जब कोशिश होती है तो इससे क्या होता है, लोग मर जाते हैं। मजदूर जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होता है वो मर जाते हैं। तो यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऑफर्स दीजिए। तो यहां पर बताया कि आपको पूंजीपति जो शोषण करते हैं मजदूरों को, कि मतलब तरह तरह के अपना काम, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो तो उन्हें ज्यादा फायदा हो, लेकिन वो मजदूरों का ख्याल नहीं रखते। तो इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने हमको ये समझाने की कोशिश करी है कि पूंजीपति मजदूरों पर किस तरीके से अत्याचार करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। मजदूरों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, वो कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितने टाइम काम कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं टाइम, जो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, उनकी सैलरी को घटा देते हैं। इवन यहाँ पे और भी ज्यादा उनके तरह तरह के शोषण रहते हैं। तो इसीलिए आजकल के आप देखते होंगे मजदूर यूनियंस बहुत बनती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से पूंजीपतियों जो द्वारा जो मजदूरों पे अत्याचार होता है वो चीज को इन्होंने इस लघु कथा के माध्यम से उजागर किया है। अब उसके बाद हमारे पास में आता है हमारा लास्ट लघु कथा साझा। ये हमारे किसानों पर होने वाले अत्याचारों के ऊपर दिया गया है। साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पाद पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसान को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत हड़प कर जाता है। यह कहानी आजादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की भी पड़ताल करती है। तो ये जो साझा है, ये हम आपको बताते हैं कि इसमें पहले लघु कथा क्या है। ऐसा होता है कि किसान होता है, वो अपने खेतों में बार बार जो है खेती करता है, मगर वहाँ हाथी बहुत होते हैं, बार बार आके उस खेती को जो है तबाह कर देते हैं। तो ये हाथी कहता है कि हमसे साझे में खेती करो, अर्थात मतलब जितना भी पैदा होगा वो आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा, और तुम मेहनत करो और मैं तुम्हारे खेत का प्रोडक्शन करता हूं, मतलब तुम्हारे खेत में कोई नहीं आएगा। तो किसान को लगता है कि चलो ये तो भाई बड़ा लाभ का है, हम आधा आधा कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जब खेती हो के खत्म हो गई, गन्ने की खेती हुई, अब ये हुआ कि जब वो बनकर पूरी तैयार हो गई तो किसान ने बोला चलो आधा आधा कर लेते हैं। कहते ऐसे आधा आधा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कैसे होगा, कहते एक तरफ से तुम गन्ना खाने बैठो, दूसरी तरफ से मैं गन्ना खाने बैठता हूं, और इस तरीके से जो जितना खाएगा उसका हो जाएगा। तो भाई एक गन्ना लिया गया, एक तरफ हाथी बैठा, दूसरी तरफ किसान बैठा। अब हाथी तो ज्यादा ताकतवर, वो उसने खाना शुरू किया, किसान भी उसकी तरफ खिंचता चला आया, और इस तरीके से उसकी पूरी खेती पर हाथी का कब्जा हो गया। तो यहां पर हाथी कौन था, जो धड़ांगे वर्ग है, यानी कि जो अमीर वर्ग होता है वो किसानों से उनकी खेती नापने के लिए जो नए नए तरीके अपनाता है, और किसान तो बेचारा किसान है ही है। तो यहाँ पर जो जमींदार लोग होते हैं या उद्योगपति होते हैं, वो किसानों की खेती को अपनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि हमसे पार्टनरशिप में आप कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तमाम तरह से वो उन्हें क्या कहते हैं लुभाते हैं। और किसान जब मान जाते हैं कि हम आधी आधी खेती करेंगे, और नतीजा क्या होता है, एक तरीके से उनकी पूरी ही खेती जितना भी उत्पादन हुआ होता है वो सब उन प्रभुत्वशाली लोगों के हाथों में चला जाता है। तो ये जो लघु कथा लिखी थी, ये आजादी के बाद किस तरीके से किसानों की दुर्दशा हुई थी उस पर असगर वजाहत जी ने ये लघु कथा लिखी थी। तो ये 4 लघु कथाओं के माध्यम से उन्होंने अलग अलग तरीकों की चीज़ों को हमें समझाने की कोशिश करी है। व्यवस्था हो, सत्ता हो, पूंजीपति हो या जमींदार लोग हों, सभी के बारे में हमको यहाँ पर समझाया गया है। चलिए अब इसी पाठ पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। 4 लघु कथाओं पे हम 4 प्रश्न अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने आ रहा है वो है शेर कहानी से। शेर कहानी में हमारी व्यवस्था पर जो व्यंग किया गया है उसे स्पष्ट कीजिए। पूरी कहानी हमने पढ़ी है, इस पे जिस तरीके का व्यंग हुआ है हमें उसे स्पष्ट करना है, क्योंकि व्यंग्यात्मक प्रतीकात्मक प्लस व्यंग्यात्मक कथा है। ये ध्यान रखिएगा, शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है, इसलिए ये प्रतीकात्मक कथा है, और व्यंग्यात्मक है क्योंकि हंसी मजाक से भरपूर है। एक तंज भी किया जा रहा है व्यवस्था के ऊपर। क्या दिया है इस कहानी में, लेखक ने हमारी शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। शेर के माध्यम से उसने यह व्यंग किया है कि पहली बार में कहानी स्पष्ट नहीं हो पाती, मतलब हम पहली बार जब कहानी पढ़ते तो हम इसका मतलब समझ नहीं आता। जब हम गंभीरता से इन्हें पुनः पढ़ते हैं तो समझ आता है कि लेखक ने शासन व्यवस्था की खिल्ली उड़ाई है।
उसे पढ़कर हंसने लगते हैं। शेर का मुख उस शासन व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें लोग जाकर कभी लौट नहीं पाते, वे मुंह में समाकर मर जाते हैं या उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। यहां पर बस विश्वास के सहारे ही खाई में गिरने को तैयार हो जाते हैं। मतलब हम व्यवस्था को हम विश्वास करते हैं और उनके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन अंत में नतीजा क्या होता है? उल्टा हमारी ही को ही तकलीफ होती है। नेताओं द्वारा चुनाव जीतने से पहले आम जनता को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वह उनका पूरा ख्याल रखेंगे। जनता उस झांसे को सच मान लेती है और अपना मत देकर उन्हें विजय बना देती है। इस प्रकार वे विश्वास में अपना शोषण करवाती है और गलत उम्मीदवार को चुन लेती है। उम्मीदवार भी अंत तक उन्हें विश्वास के धोखे में रखता है और उनका जमकर शोषण करता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको किसके माध्यम से दिया गया? चुनाव के माध्यम से। भाई नेता शुरू में आएंगे, बड़ा प्रॉब्लम देंगे, ठीक है आपकी जो प्रॉब्लम है हम करेंगे, आप जो चाहते हैं वो करेंगे। चुनाव हम उनको जिता देते हैं और अंत में वो नदारत हो जाते हैं। हाँ हम करेंगे 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 और चुनाव जीतने के बाद ठेंगा, कोई मतलब नहीं। तो ये हमें विश्वास, हम विश्वास के साथ खाई में गिर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो गलत है, तब भी हम विश्वास करते हैं और खाई में गिरते चले जाते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास कहानी थी, क्या थी? पहचान। उस पर क्या दिया है? गांधी जी के 3 बंदर आंख कान नाक मुंह बंद करते थे, किंतु उनका उद्देश्य अलग था कि वे बुरा ना देखें, ना सुने, ना बोले। यहां राजा ने अपने लाभ के लिए या राज्य की प्रगति के लिए ऐसा किया। दोनों की तुलना कीजिए। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है कि ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, लेकिन यही काम राजा ने करवाया। राजा ने क्या किया? जिसने बोला उसके मुंह सिलवा दिए, जिसने क्या कहते हैं कुछ करना चाहा, आंख कान नाक मुंह उसके सिलवाते या बंद करवाते चले गए। तो अब इन दोनों की हमें तुलना करनी है और बताना ही है। तो क्या करेंगे? गांधी जी के तीनों बंदर का उद्देश्य बहुत ही अलग और शुद्ध है। मतलब वो सही कहना चाह रहे हैं, एकदम सही चीज करना चाह रहे हैं। वे आंख बंद किए रहते हैं ताकि बुराई को ना देखें। बुराई को देखकर मनुष्य स्वयं बुराई करने के लिए प्रेरित होता है। यानी कि अगर हम बुरा को देखेंगे, मेरे अरे ये अच्छा है हम भी करेंगे, तो इसलिए आपको आंख बंद करने के लिए बोलते हैं। अतः इस तरह बुराई की तरफ मनुष्य को जाने से रोका गया है। दूसरा बंदर बुराई ना सुनने के लिए कहता है कि आप बुराई को मत सुनो। दूसरे की बुराई सुनने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। हम जब किसी दूसरे की बुराई सुनते हैं तो हम खुद भी गलत हो जाते हैं। दूसरे की बुराई सुनकर उसके मन में भी बुराई आ जाती है, अतः उसे ऐसा करने से रोका गया। इसी तरह तीसरा बंदर मुंह बंद करके बताना चाहता है कि हम बुराई नहीं बोलेंगे, मतलब हम बुराई किसी से करेंगे ही नहीं। इस तरह बुराई को मुंह से निकालने के लिए प्रेरित किया गया। इस तरह मनुष्य को पवित्रता की ओर बढ़ाया गया। मतलब गांधी जी के तीनों बंदर हमें गलत कार्य करने से रोक रहे हैं। राजा द्वारा प्रजा की आंखें बंद करवाना, कानों को में शीशा डलवाना और मुंह को सिला देना प्रतीक है कि प्रजा को इस कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि यह कार्य प्रजा अपनी स्वेच्छा से और अपनी प्रगति के लिए नहीं कर रही है। यह राजा द्वारा उन्हें बहकाकर या जबरदस्ती करवाया जा रहा है। इसमें प्रजा का नुकसान है, उसकी खुशहाली और प्रगति की बातें मात्र झूठ और धोखा है, अतः दोनों में बहुत अंतर है। और राजा क्या कर रहा था? कानों में शीशा डलवा रहा था, आंखों को बंद करवा रहा था, मुंह को सिलवा रहा था। वो किस लिए कर रहा था? वो अपने फायदे के लिए कर रहा था, ताकि मेरे काम पर कोई उंगली नहीं उठा सके। इसमें नुकसान प्रजा का हो रहा था। तो ये फर्क है गांधी जी के 3 बंदर और राजा द्वारा जो है प्रजा की आंख कान नाक बंद करवाने में। प्रश्न संख्या 3 है, जो हमारी तीसरी लघु कथा है 4 हाथ। आप यदि मिल मालिक होते तो उत्पादन 2 गुना करने के लिए क्या करते? आपने उत्पादन को 2 गुना करने के लिए पूंजीपति ने क्या किया था? मजदूरों के 2 हाथ और लगा दिए कि 4 हाथ हो जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर आप मिल मालिक होते तो क्या करते? इसे आप अपनी सोच के हिसाब से भी लिख सकते हैं, जो आप सोचते हैं। मगर हम क्या सोचते हैं, हमने वैसे तैयार किया है। देखिए, यदि मैं मिल मालिक होता तो उत्पादन को 2 गुना बढ़ाने के लिए मजदूरों को बोनस देता, उन्हें अप्रिशिएट करता। मतलब हाँ भाई ये बोनस लो, वो और अच्छे मन से काम करते। ऐसा उपहार रखता जिससे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले। उनको ओवर टाइम देता, अगर कोई मजदूर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसे ओवर टाइम देने के। इसके अतिरिक्त उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता। मुझे यकीन है कि इसके बाद मेरा उत्पादन 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ जाता। भाई जो हमारे लिए काम कर रहा है, अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है काम करने वाला व्यक्ति 4 गुना मन से काम करेगा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। प्रश्न संख्या 4 है, तो चौथी हमारी लघु कथा है क्या? साझा। कहानी और लघु कथा में क्या अंतर है?
अब हमने कहानियां भी पढ़ी हैं और लघु कथा भी पढ़ी है। इनमें अंतर क्या होता है, क्या चीजें होती हैं इसमें अंतर, देखिए हमने यहाँ पे समझाया है। कहानी और लघु कथा में अंतर इस प्रकार है। कहानी के अंदर आरंभ, मध्य और अंत होता है, मतलब इसके 3 पार्ट होते हैं। लघु कथा में ऐसा नहीं होता। लघु कथा में मतलब एक प्रचलित कथाएं होती हैं, हम ये लिया जा सकता है, या बहुत ही छोटी सी होती हैं जिसमें बस तुरंत ही चीजें घट जाती हैं, तो ये ज्यादा बड़ी भी नहीं होती। कहानी में कथा का गठन तथा पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, लघु कथा में ऐसा नहीं होता। मतलब कहानी में हम पात्रों को क्रिएट करते हैं, उनके चरित्र चित्रण के बारे में बताते हैं, पर लघु कथा में ऐसे किसी भी पात्र को खड़ा करके उनके चरित्र चित्रण का बखान नहीं किया जाता। कहानी का आकार लघु कथा से बड़ा होता है, लघु कथा छोटी होती है और कहानी बड़ी होती है। लघु कथा संक्षिप्त होती है तथा कहानी लघु कथा की तुलना में बहुत बड़ी होती है। संक्षिप्त का मतलब है कि कभी कभी 4-6 लाइनों में भी कथाओं का समापन हो जाता है लघु कथा, लेकिन कहानी जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि भाई हम उसमें शुरुआत दिखाएंगे, शुरुआत में खुशहाली होगी, मध्य में तकलीफें होंगी और समापन में उन तकलीफों का अंत हो जाता है, निवारण हो जाता है। लेकिन लघु कथा ऐसी नहीं होती। लघु कथाओं में सिर्फ एक सिंपल संदेश की तरह इन कथाएं होती हैं। तो इस तरीके से हमने ये पार्ट आपको एक्सप्लेन किया, पूरा ही जो चारों लघु कथाएं थी, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी समझाया। इन चारों ही लघु कथाओं का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं, इनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हम पहले कर चुके हैं, तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। अब बात आती है हमारे वन शॉट रिवीजन की, तो ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे वन शॉट रिवीजन आपके लिए दिया गया है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिन भी क्लासेस में वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है वो आपके सामने है, 9, 10, 11, 12। तो आप है क्लास 12th में, आप क्लास 12th को क्लिक करेंगे जहाँ वॉच नाउ है। क्लिक करते ही 12th में जितने भी सब्जेक्ट्स में वन शॉट बनाए गए हैं, सभी सब्जेक्ट्स में आपके लिए वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसे क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी चैप्टर्स अवेलेबल होंगे। जिस भी चैप्टर का आप रिवीजन करना चाहते हैं उसे क्लिक करिए, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने एग्जाम्स, अपने टेस्ट की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।